नमस्कार। आज अपनी ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। इस क्लास के अंदर बात करेंगे अपने बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर प्लस में एमए प्रीवियस। ध्यान रखना, एमए प्रीवियस में जियोमॉर्फोलॉजिकल जो पेपर है फर्स्ट वो चल रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक पे बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे ज्वालामुखी, वोल्केनो के बारे में पढ़ रहे थे और ज्वालामुखी के बारे में अपने पढ़ रहे थे। और ज्वालामुखी के अंदर हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ज्वालामुखी का अर्थ पहले हमने टॉपिक किया था। सबसे पहले ज्वालामुखी का अर्थ, फिर हमने बात की थी ज्वालामुखी के प्रकार, फिर हमने बात की थी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, उसके बाद में हमने की थी ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ और ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर और सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के दो प्रकार किए थे। आज हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण, कि विश्व में कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी आती है, तो इसका विश्व वितरण करना है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण, ज्वालामुखी का विश्व वितरण। तो ज्वालामुखी का विश्व वितरण अपने को करना है कि ज्वालामुखी पूरे विश्व में कहाँ आती है, किस प्रकार की आती है, अधिक ज्वालामुखी कहाँ आती है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी के विश्व वितरण में सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, विश्व में ज्वालामुखी का वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है और यहाँ अधिकतर ज्वालामुखी मुख्यतः सक्रिय ज्वालामुखी होती है और ये लगभग सुनिश्चित पेटियों में पाई जाती है। यहाँ कोई निश्चित पेटी है वहाँ पाई जाती है। देखिए, विश्व की लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर आती है। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर आती है और बाकी जो शेष बच जाती है वो गहरे महासागरों में और बरंश घाटियों में आती है। तो हम बात करते हैं विश्व की ज्वालामुखी, और विश्व की ज्वालामुखी को बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, विश्व की ज्वालामुखी की अगर बात करें, विश्व की ज्वालामुखी का विश्व वितरण की अगर बात करें तो 4 प्रकार से बांटा गया है। पहली है प्रशांत ज्वालामुखी पेटी। दूसरी आती है मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी पेटी। तीसरी आती है मध्य अटलांटिक ज्वालामुखी पेटी। और जो आती है लास्ट वो है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। व अन्य क्षेत्र। ये 4 प्रकार के ज्वालामुखी है। तो ये हमारी 4 प्रकार की ज्वालामुखी हुई है। परिप्रशांत ज्वालामुखी क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी पेटी, मध्य अटलांटिक ज्वालामुखी पेटी और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी पेटी। उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, ज्वालामुखी के विश्व वितरण में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी की। देखिए, परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी हम बात करते हैं So
यह है हमारा प्रशांत महासागर। यह हमारा आ गया दक्षिण अमेरिका और ये हमारा आ गया उत्तरी अमेरिका। ये आ गया हमारा जापान और ये हमारा आ गया रूस और इधर नीचे आ जाएगा चीन। देखिए परिप्रशांत का अर्थ है प्रशांत महासागर की परिधि, प्रशांत महासागर की परिधि। तो ये पूरा हमारा प्रशांत महासागर है। तो ये ज्वालामुखी जो है ये है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे सहारे होती हुई है ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी का जो मूल सिरा है यहाँ से शुरू होता है। यह ज्वालामुखी यहाँ से चलती है, एक शाखा इसकी द्वीप से होती हुई और ये अपने द्वीपों से होती हुई हिमालय के ऊपर चीन से होती हुई ये हमारे यूरोप के मध्य भाग में चली जाती है। फिर एक अफ्रीका की तरफ शाखा आ जाती है और एक ऊपर यूरोप की तरफ चली जाती है। तो एक शाखा तो ये हमारी है और ये जो शाखा है एक नीचे अफ्रीका की तरफ आ जाती है और एक ऊपर यूरोप की तरफ चली जाती है। पूरे यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के अंदर से जाती है, अरब कंट्रीज और ऊपर अपने चाइना से होती हुई रूस से होती हुई जाती है। ये तो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी का अर्थ होता है कि महाद्वीपों के अंदर से होती हुई जो हमारी ज्वालामुखी जाती है उसे मध्य महाद्वीपीय पेटी है। और यह जो है हमारी इसे कहते हैं परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी का अर्थ होता है प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ज्वालामुखी की पेटी पाई जाती है। ज्वालामुखी की एक पेटी पाई जाती है। यह ज्वालामुखी पेटी परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी के नाम से जानी जाती है। इसे दूसरा नाम, इसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की अग्नि वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला भी कहा जाता है। इसे प्रशांत महासागर की अग्नि वलय श्रृंखला भी कहा जाता है। यह जो ज्वालामुखी होती है ये ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के सहारे घटित होती है। यह जो ज्वालामुखी है वो विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर घटित होती है, किनारों पर घटित होती है। तो देखिए यह जो हमारी ज्वालामुखी है परिप्रशांत ज्वालामुखी के है उदाहरण है। प्रशांत महासागर की जो परिधि है, चारों ओर की जो परिधि है, यहाँ जो घटित होती है ज्वालामुखी, इसी को कहा जाता है परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी। यह हमारी इधर ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से शुरू होती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में एक इसका भाग चला जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी की तरफ और एक जाती है इधर अपने जापान से होती हुई और चाइना के भाग से, रूस के पूर्वी भाग से होती हुई ये ध्रुवीय प्रदेश के सहारे सारे उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट होते हुए ये पूरी एक वलय श्रृंखला का निर्माण करती है। इसलिए इसे कहते हैं परिप्रशांत महासागर पेटी। प्रशांत महासागर की परिधि के चारों ओर बनती है और इसे कहते हैं प्रशांत महासागर की अन्य अग्नि वलय श्रृंखला। अग्नि वलय श्रृंखला का अर्थ हो गया कि प्रशांत महासागर में चारों ओर एक अग्नि वलय श्रृंखला है जिसमें ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो अग्नि वलय श्रृंखला है ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ जो विस्फोट, ये जो ज्वालामुखी उद्गठित होती है ये विनाशात्मक प्लेट के सहारे होती है। इन्हें प्रशांत महासागर की अग्नि वलय श्रृंखला भी कहा जाता है। यह पेटी न्यूजीलैंड से आरंभ होकर, ये न्यूजीलैंड से आरंभ होती है और न्यूजीलैंड कहाँ रह गया, न्यूजीलैंड यहाँ नीचे रह गया
ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नीचे न्यूजीलैंड है और ये न्यूजीलैंड से आरंभ होता है, यहाँ से आरंभ होता है। कहाँ से इसका शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से इसकी शुरुआत होती है। नीचे है तो न्यूजीलैंड से ये शुरू होती है, न्यूजीलैंड से आरंभ होकर ये इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, जापान, अब देखिए इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, यहाँ जापान आ गया। जापान के बाद में हम बात करते हैं जापान, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, अलूशियन द्वीप समूह, अलास्का। अलास्का कहाँ है? ये अलास्का है, ये जो क्षेत्र है ये अलास्का का क्षेत्र है। अलास्का, ये अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का। तो ये अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का। तो अलास्का हो गया। अलास्का के बाद में देखिए रॉकी एंडीज, रॉकी पर्वतमाला जो है वो यहाँ पर है और एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर है। ठीक है, तो रॉकी और एंडीज पर्वतमाला के सहारे होता हुआ, रॉकी एंडीज पर्वतमाला के सहारे होता हुआ यह अटलांटिक के ट्रेसर व माउंट एरेबस तक फैला हुआ है। विश्व में अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी, देखिए विश्व के जो ऊंचे अधिकांश जो ज्वालामुखी पर्वत है वो इसी पर्वत चोटी, इसी ज्वालामुखी पेटी में पाए जाते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं, हमें ये बताना है कि इक्वेडोर के अंदर कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी। इक्वेडोर के अंदर क्या है? कोटोपैक्सी है। दक्षिणी अमेरिका की बात है, इक्वेडोर के अंदर क्या है? कोटोपैक्सी है। इक्वेडोर के अंदर कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के अंदर इक्वेडोर है, इक्वेडोर के अंदर एक ज्वालामुखी है, इसका नाम है कोटोपैक्सी। यहाँ पर ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो इक्वेडोर के अंदर कोटोपैक्सी है जो सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपको पता है कि चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का ये जो अपना पश्चिमी तट है, यहाँ पर चिली एक देश है, चिली। ये चिली है, चिली के अंदर ज्वालामुखी है जिसका नाम है एकांकागुआ। चिली का एकांकागुआ ज्वालामुखी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आपसे पूछे कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो वो तो है इक्वेडोर की कोटोपैक्सी। लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो चिली के अंदर आपका एकांकागुआ पर्वत है। चिली के अंदर एकांकागुआ पर्वत है, वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? पर्वत है। इसके बाद हम बात करते हैं जापान में फ्यूजियामा, जापान के अंदर फ्यूजियामा, फिलीपाइंस में माउंट ताल और अमेरिका में कासाप्स्ता है। और उसके बाद में हुड है, फिलीपाइंस में मियान है, आदि ज्वालामुखियों का उदाहरण है। आदि क्या है? ये ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं मध्य महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी देखिए यहाँ चाइना से होता हुआ यहाँ नीचे आ जाएगा, इसके बाद में अपने इधर, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पर भारत आ गया। ठीक है, भारत के बाद इधर ये वापस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अफ्रीका। तो ये एक अफ्रीका में आ जाएगी, एक आगे चली जाएगी। ठीक है ना, इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, यह पेटी महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण क्षेत्र पर स्थित है। यह पेटी कैनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है। कैनारी द्वीप यहाँ पर है, आपने कैनारी धारा पढ़ी होगी जो अपने यूरोप के पश्चिमी तट पे है, इटली के आगे। तो ये कैनारी से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है यहाँ तक। तो अपने बात करते हैं कि न्यूजीलैंड तो यहाँ है लेकिन इंडोनेशिया यहाँ है, तो इंडोनेशिया तक फैली हुई है। आगे इंडोनेशिया तक फैली हुई है और आगे यह जाकर परिप्रशांत पेटी से मिल जाती है। आगे यह आकर परिप्रशांत पेटी से मिल जाती है। इसके बाद यह पेटी कैनारी द्वीप से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है, यह परिप्रशांत से मिल जाती है। स्ट्राम्बोली, अब मध्य महाद्वीपीय पेटी के उदाहरण कौन से हैं? स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना, ईरान में देवदम, कोह सुल्तान, काकेसस, एल्ब्रुज और इंडोनेशिया में क्राकोतो इस पेटी के उदाहरण हैं। इस पेटी के क्या हैं? उदाहरण हैं। तो आगे हम बात करते हैं
और आगे अफ्रीका की देख लेते हैं। तो अफ्रीका के अंदर जो आती है ये नीचे जो आती है अफ्रीका की, इसके अंदर बात करते हैं। अफ्रीका की ये भ्रंश घाटियों में होकर गुजरती है। माउंट कैनियन, किलिमिंजारो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण मर्त ज्वालामुखी। अफ्रीका की जो भ्रंश घाटियों में जो ज्वालामुखी है वो मर्त ज्वालामुखी है, और वो किलिमिंजारो है या अफ्रीका में जो ज्वालामुखी है ये क्या है, मर्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद आता है मध्य अटलांटिक मेखला। मध्य अटलांटिक मेखला बात करते हैं। मध्य अटलांटिक मेखला, तो मध्य अटलांटिक मेखला का अर्थ है, आपने अटलांटिक महासागर देखा होगा, अटलांटिक महासागर आपने देखा होगा, और अटलांटिक महासागर के बीच में हमारा जो उभार है, महासागरीय उभार है, महासागरीय उभार पर ज्वालामुखी की घटना घटित होती है। अभी हम आपको बना के बताते हैं मध्य अटलांटिक कटक। देखिए ये हमारा क्या है, ग्रीनलैंड है, थोड़ा सा हमें समझना है। ये हमारा इंग्लैंड है, ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका, ये हमारा पश्चिमी यूरोप है, और ये हमारा जो है वो ग्रीनलैंड है, और इसके बाद ये हमारा ग्रीनलैंड आ गया, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। और हमें ये क्या करना है, यहाँ पर उभार है महासागर के नीचे, ठीक है, यहाँ ऐसे उभार है। ये जो उभार है, पहले बात करते हैं अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है, अंध महासागर कहा जाता है। अब अटलांटिक महासागर के नीचे गहराई में ये महाद्वीपीय उभार है, महासागरीय क्या है, उभार है, उभार है। महासागर के नीचे पर्वत श्रृंखला है, उभार है। इसके अंदर क्या आती है, ज्वालामुखी घटित होती है। तो यहाँ ये जो ज्वालामुखी घटित होती है इसे कहते हैं मध्य अटलांटिक, माने अटलांटिक महासागर के बीच में जो ज्वालामुखी घटित होती है ये हमारी मध्य अटलांटिक ज्वालामुखी है। मध्य अटलांटिक, यहाँ दो प्लेटों के अपसरण के कारण ज्वालामुखी घटित होती है, जिसमें कटक का निर्माण होता है। आइसलैंड और एजोर्स व सेंट हेलेना यहाँ की प्रमुख ज्वालामुखी है। उसके बाद आते हैं अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। हॉटस्पॉट्स जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की बात आ रही है। ये ज्वालामुखी प्लेट के अंदर स्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण गर्म स्थल हॉटस्पॉट्स माना जाता है। गर्म स्थल मेंटल में उन द्रव पदार्थों को या जेट या पिच्छुक को प्रदर्शित करते हैं जहाँ से गर्म मैग्मा तेजी से ऊपर उठते हैं और स्थल भाग में भेद कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य क्षेत्र है पश्चिमी द्वीप समूह है, मेडागास्कर, मॉरिशस है, हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर के कुछ हिस्से हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमने कर लिया, देखिए प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी कर लिया हमने, मध्य अटलांटिक की ज्वालामुखी कर ली, मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी हम कर ली,
और कुछ हॉट स्पॉट्स जो क्षेत्र वो बता दिए। अब हम बात करते हैं भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र। भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र भारत में ज्वालामुखी के, तो हेडिंग लगाइए, भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र। तो भारत में ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे डालमा क्षेत्र, डालमा क्षेत्र। जैसे हम बात करते हैं डालमा क्षेत्र की, देखिए वर्तमान समय में भारत में मुख्य भूमि पर कहीं भी कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। देखिए बैरन जो द्वीप है अंडमान निकोबार में, वो एक ही भारत का सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर है। बाकी अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि में कहीं भी कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। आगे हम बात करते हैं, एक कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ कई प्रकार की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ज्वालामुखी उत्पन्न हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। डालमा क्षेत्र, इसे प्राचीन भारत का प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन क्षेत्र डालमा क्षेत्र, भारत का प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र, भारत का प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र। आगे हम बात करते हैं, भारत का प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार धारवाड़ कल्प की चट्टानों से होता है। धारवाड़ कल्प की जो कल्प की जो चट्टानें हैं उनसे होता है। इसमें बिहार की डालफा श्रेणी, अब ये डालफा जो है, डालफा मुख्य रूप से बिहार के अंदर आता है। तो डालफा जहाँ पर आपने नाम सुना होगा, एक झारखंड के अंदर जो जमशेदपुर है उसके निकट, ठीक है, तो डालफा श्रेणी के नाम से इस क्षेत्र का डालफा क्षेत्र रखा गया। इसके बाद आता है कुड़प्पा, बिजरावल या ग्वालियर क्षेत्र, कुड़प्पा या बिजरावल या ग्वालियर क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? कुड़प्पा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में आपने पढ़ा होगा कुड़प्पा, बिजरावल, कुड़प्पा बिजरावल क्षेत्र। इसमें देखिए कुड़प्पा, बिजरावल या ग्वालियर जो है उसके बारे में बात करते हैं। एमपी का क्षेत्र है ये। इन तीनों क्षेत्रों में कुड़प्पा काल की चट्टानों में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसके बाद मलानी व किराना क्षेत्र। तो मलानी आपको पता है कहाँ पर है? मलानी बाड़मेर के अंदर है। तो मलानी क्षेत्र और जोधपुर के निकट कुछ किराना पहाड़ियाँ हैं अरावली के उत्तरी छोर पर, और कुछ विंध्यन भूमि कल्प की ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। कुछ हमारे निम्न हिमालय के क्षेत्र में जैसे पीर पंजाल श्रेणी या सतलज घाटी या गढ़वाल या नैनीताल के आसपास कुछ ज्वालामुखी होती है। उसके बाद हम राजमहल और आबोर की पहाड़ियाँ, यह क्षेत्र बिहार से लेकर असम तक फैला हुआ है और यहाँ पर जुरेसी कल्प की चट्टानों में ज्वालामुखी उद्गार होता है। फिर आता है दक्कन लावा क्षेत्र। दक्कन लावा जो क्षेत्र है वो क्रेटिश काल का होता है और यहाँ पर जो दक्कन लावा क्षेत्र में आता है जब लावा का प्रवाह काफ़ी मात्रा में होता है, इसे हॉर्टिनो कहा जाता है। क्या कहता है? हॉर्निटो कहते हैं। और जब मैग्मा जो होता है काफ़ी गहराई में जल के साथ मिल जाता है, जब मैग्मा जो होता है वो काफ़ी गहराई में मैग्मा के साथ मिल जाता है, और जो मैग्मा, ठीक है, जो मैग्मा जल के साथ गर्म, मैग्मा तो गर्म होता ही है और वो जल के साथ बाहर आता है तो वो गर्म जल हो गए, जिसे जुवेलियन वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेलियन वाटर कहते हैं। तो हमने ज्वालामुखी पढ़ी है। आज हम आगे शुरू करने जा रहे हैं इसी ज्वालामुखी से रिलेटिव जो है नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, और उसका नाम है भूकंप। देखिए हमने ज्वालामुखी पढ़ी थी, और ज्वालामुखी और भूकंप मैंने आपको बताया था कि ये अंतर्जात बल है, पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल है। हमने ज्वालामुखी को बड़े डिटेल से और बड़े ध्यान से पढ़ा है। उसके बाद हम आज कर रहे हैं भूकंप हम शुरू कर रहे हैं, और भूकंप शुरू करने से पहले हम भूकंप का अर्थ जान लेते हैं। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ है कांपना।
कांपना। भूकंप, भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ है कांपना। कई बार देखिए मैंने जब आपको बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, इसके नीचे से क्या लगता है, फोर्स लगता है, कोई ना कोई बल लगता है, और ये भाग जो है इतना मजबूत होता है कि ये फोर्स इसके आगे कम पड़ जाता है और इसको तोड़ नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, नीचे इधर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैग्मा नीचे बैठ जाता है और जब टकराता है तो इसमें क्या होगी, हलचल पैदा होगी, इसमें हलचल पैदा होगी, और हलचल पैदा होगी तो हलचल पैदा होने से भूकंप के पृथ्वी के नीचे क्या पैदा होती है, तरंगें पैदा होगी। जब तरंगें पैदा होगी तो क्या होगी, पृथ्वी में हलचल होगी, और हलचल होगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पृथ्वी हिलेगी, और पृथ्वी हिलेगी तो इसके ऊपर जो अस्तित्वमान आज जो भी भूदृश्य हैं उनमें क्या होगी, हलचल होगी, और उससे मानवीय स्थिति हो सकती है। तो कल हम विस्तार से बात करेंगे भूकंप के ऊपर, भूकंप का अर्थ, भूकंप से क्या नुकसान होते हैं, भूकंप किन कारणों से आते हैं, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है, ये सारा हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।